अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इजराइल तनाज़ा चौथे रोज में दाखिल हो गया है। ये जंग प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाती थी, लेकिन अब बराह रास्त ईरान और इजराइल आमने सामने है। आज सुबह ईरान की जानिब से हैफा पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए और एक स्ट्रैटेजी जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो ईरान की जानिब से इजराइल के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो एनर्जी एरियाज हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं और इजराइल ईरान की जौहरी सलाहियत को मफलूज करना चाहता है। वो न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट कर रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया है। खासतौर पे आईडीएफ के जो इंटेलिजेंस चीफ है उन समेत 2 जर्नैलों को मारा गया। सिचुएशन इस वक्त तेल अवीव के अंदर भी और तेहरान के अंदर भी खासी क्रिटिकल नजर आ रही है और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अंदर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जारहाना माइंडसेट है, जारह मिजाजी है बेंजामिन नेतन्याहू की या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी खामोश सपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू को हासिल है, वो अपनी जगह पर अपनी मौसर हिकमत अमली मुरतब करते हुए नजर आते हैं। नेतन्याहू की जानिब से एक अटेम्प्ट जो की जा रही है जिसपे खामोश सपोर्ट अमेरिका की हासिल है वो ये कि ईरान में रिजीम चेंज किया जाए और ईरान में रिजीम चेंज के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की है कि आप रिजीम चेंज में पूरा सपोर्ट दें। याहू ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी काउंसुलेट पे अटैक के बाद ईरान की जानिब से एक फुल थ्रॉटल अटैक इजराइल पे किया गया था, जिसके बाद एस्केलेशन शुरू हुई। लेकिन मामले को डी एस्केलेट करने के लिए ग्लोबल पावर्स ने रोल प्ले किया। इस वक्त नेतन्याहू जो कह रहे हैं ये एक लार्जर एजेंडा है और जाहिर है इस लार्जर एजेंडा के अंदर नेतन्याहू को पूरी ताईद सुपर पावर की हासिल है, पूरी सपोर्ट हासिल है और चाहते यही हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिजीम है उसको चेंज किया जा सके। अब लगता यह है कि मामला जूजू आगे बढ़ रहा है, ये मामला टेक्टिकल डोमेन के अंदर ग्लोबल प्रेशर के अंदर आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको इंटरवीन करके डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर मीडिएट करा के इस मामले को कहीं ना कहीं ठंडा करना पड़ेगा। क्योंकि जो ईरानी वजीर आजम है, जो ईरानी सदर हैं, इन पर्टिकुलर ईरानी सदर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये कहते हैं कि हम भी पूरे तरीके से तैयार हैं, ना कतर की मीडिएशन के, ना यूएई और ना ही सऊदी अरेबिया जो इस वक्त मीडिएशन की बात कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द वॉर हम इसके मुताहमिल नहीं है कि इस पे किसी भी किस्म की सालसी हो सके। तो ईरानी सदर क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको दिखाता हूं। माहिर बुरे मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो रीसेंट स्टेटमेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो सुनवाना चाहूंगा। उसको देखते हुए फिर मंसूर जाफर साहब की तरफ आते हैं। ना सिर्फ ये कि नेतन्याहू को सपोर्ट अमेरिका की हासिल है, बल्कि अमेरिका खुद इस जंग में फुल थ्रॉटल अंदाज में कूदना चाहता है और लगता यह है कि अमेरिका के अपने जो इस वक्त सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसमें खुद जंप इन कर दिया जाए। मंसूर जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सवाल है, वो जंग जो कभी प्रॉक्सीज की सूरत में लड़ी जाती थी ईरान और इजराइल में, अब बराह रास्त ये स्टैंड ऑफ ईरान और इजराइल के माबैन है और आज सुबह हैफा में 100 मिसाइल दागे गए और जो पावर प्लांट है हैफा का वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ। तेल अवीव के अंदर भी बिजली बंद है। आप इसको फुल थ्रॉटल अप स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, ये टेक्टिकल डोमेन के अंदर सिर्फ ग्लोबल पावर्स के प्रेशर के अंदर एक एक्सरसाइज हो रही है जिसको अल्टीमेटली फिजल डाउन होना है? देखिए जी, इसका पोटेंशियल तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो पैरेलल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है उसको देखते हुए या उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका इम्कान कम दिखाई देता है। लेकिन यू नेवर नो कि जी इस वक्त जिस ज़माम इक़्तिदार की मैं समझता हूँ लगाम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है और दूसरी तरफ जो एक इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, उनके होते हुए आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ऐसी अनप्रेडिक्टेबल शख्सियात हैं कि जिन्होंने हर लम्हा जो है अपनी अपनी आवाम को अपने अपने जो भी यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें हमेशा डिच ही किया है। और इस वक्त ख़ास तौर पे इनके जिस आप कह लीजिए फरीक के साथ लड़ाई है उसको ज़ेर करने के लिए ये पिछले कई अरसों से, पिछली कई दहाइयों से जो है वो ताने बाने बुनते चले आए हैं। कभी वहाँ पे कोई इस्लाहात के अमल के नतीजे में, कभी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के नाम पे, कभी वहाँ पे ख़वातीन हकूक़ का शोर होगा उठा के। तो इस नौइयत की जो कॉन्स्परेसीज़ हैं वो ईरान और ख़ास तौर पे जो रिजीम चेंज उनका बड़ा एक बिलवड एजेंडा रहा है इस मुल्क के हवाले से, वो तो तकरीबन आप समझ लीजिए हर इंतखाबात के सीज़न में और हर मौसम बहार और ख़ज़ां
उसका एक जैसे कहना चाहिए टेक होम किस्म का तोहफा होता है। और अब भी जो इस वक्त आप सुन रहे होंगे इस नौयत का इंदिया उनकी तरफ से अमेरिका और कि इस जंग का जो अल्टीमेट नतीजा एक तो जौहरी तवानाई के सलाहियत का ख़ात्मा है, और दूसरे नंबर पे उसकी जो एक बाई प्रोडक्ट है वो वहाँ पे एक रिजीम चेंज के हवाले से बात की जा रही है। जी मंसूर जाफर साहब, जो नेतन्याहू हैं उन्होंने तो ईरानी अवाम से भी मुखातिब होकर ये अपील की है कि आप रेजीम चेंज के अंदर हमें मदद करें। आप अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है नेतन्याहू को इस वक्त जिस क्रिटिसिज्म का मसाइल का सामना है वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिकन खासा क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के ऊपर कि हमने तो डोनाल्ड ट्रंप का वो नैरेटिव कि जो जंगे खत्म करके ट्रेड का नैरेटिव था उसके ऊपर वोट किया और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो उनसे अपील करते हैं कि आप इसके अंदर रादर देन कि आप इसको एस्केलेट करें, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं। जो इस वक्त एक डिवाइडेड किसी ओपिनियन जो आपको दोनों मुल्कों में ख़ासतौर पे इसराइल और अमेरिका में दिखाई दे रही है, उसमें जो भी वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है उनके जो अवाम हैं उनके उस एजेंडे को बाई करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू करप्शन के मुकदमे में माखूज वज़ीर आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जारी है। इसी नौयत की जो सड़कों पे मुजाहरे उनके उन कैदियों के लवाहिकीन के जो एक अरसे से जो है अपने प्यारों की रिहाई के हवाले से 20 माह की जो एक ऑल आउट वार जो है वो गज़ा पर देख रहे हैं और अपने सामने जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम होता देख रहे हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुझे। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आते ही जिस नौयत के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की बौछार की थी और बड़े पैमाने पे कभी किसी पे ट्रेड टैरिफ लगा रहे थे, कभी वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर रहे थे, कभी वो कनाडा को अपनी नई रियासत बना रहे थे। तो इस नौयत के जो उन्होंने शोर और गोगा उठाया है और उसके बाद ख़ासतौर पे जो जंगों के ख़ात्मे के हवाले से इनके ऐलानात हैं वो तो इस वक्त हमें ज़रा संजीदा दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि इस वक्त तो इस जंग में ख़ुद बराह रास्त कूदने के लिए बड़ा इस वक्त हाथ पैर मार रहे हैं और इस नौयत के बयानात दे रहे हैं कि अगर ईरान ने ये जंग ना रोकी तो हम यानी अमेरिका जो है बराह रास्त इस जंग में, लेकिन उनके जो इत्तेहादी हैं वो शायद उनसे ज़्यादा इस वक्त जल्दी और तेज़ी में है। बरतानिया ने तो अपना बहरी बेड़ा भी इलाके में रवाना कर दिया और जिस तरीके से ये पूरी कुव्वतें जो हैं बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये मिलकर इस वक्त इस जंग के अलाव को दहकाने में मसरूफ़ हैं। तो ऐसे में आप क्या तवक्को रखते हैं कि यूरोपीय यूनियन और चाइना का रोल बड़ा क्रूशल हो जाता है ना। G7 की बात की जा रही है कि दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन, यूरोपीय यूनियन शुड इंटरवीन, और चाइना ये किस जगह पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने पर्टिकुलरली कतर की, यूएई की, सऊदी अरेबिया की मीडिएशन को इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो कहते हैं कि काबिल कबूल नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए जी, ईरान इस वक्त तक वो चाह रहा है कि वो मिलिटरीली कम से कम इस नौयत का एक पोटेंशियल हासिल कर ले कि जिसको हकीकी मानों में वो ट्रांसलेट कर सके इन रियल पावर निगोशिएशन टेबल की। क्योंकि अगर वो इस वीक पोजीशन में निगोशिएशन टेबल पे जाएगा, किसी मसालतकारी में जाएगा, तो उसको तो यकीनन ये तमाम ममालिक जो हैं, चाहे इस वक्त वो अमेरिका और इसराइल या उनके जो इत्तेहादी हों या अदरवाइज़ जो इस वक्त आपको रीजनल पावर जो हैं वो दिखाई दे रही है, वो तमाम की तमाम इन्हें बुली करके एक बार फिर जो है इस बात पे मजबूर करने के लिए ज़ोर डालेंगी कि आप अपने जौहरी प्रोग्राम्स को डिसबैंड करें। और ईरान इस वक्त जो कुर्बानियाँ दे चुका है अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, अपने टॉप मिलिट्री लीडरशिप, अपने की जो साइंसदान हैं उनकी शहादतों की सूरत में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस जौहरी प्रोग्राम से 1 इंच भी पीछे हटेगा। अगरचे वो कैटेगोरिकली उनके रूहानी जो सरबराह हैं और उनके सदर इस बारे में ऐलान कर चुके हैं कि वो जौहरी बम तैयारी के लिए आमादा नहीं है, वो इसके सिविलियन इस्तेमाल के लिए तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से जो है उनका एक कंसर्न ज़रूर है और वो चाहते हैं कि ये इनका लेजिटिमेट राइट है और उसकी रोशनी में वो जिस भी महदूद पैमाने पे अगर कोई ऐसे हथियार बनाने हैं अदर दैन द न्यूक्लियर बॉम्ब, वो समझते हैं कि ये इनका इस्तेहकाक है। लेकिन इस वक्त तक ये तमाम कुव्वतें जो हैं वो उन्हें ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। रीजनल पावर्स इस हवाले से इस पर ऑन बोर्ड नहीं है कि वो इसे अपनी सलामती और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करती हैं, समझती हैं, और जो वर्ल्ड पावर हैं वो इसलिए कि वो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क को ये हक देने के लिए तैयार नहीं है कि वो जौहरी तवानाई हासिल कर, जौहरी बम बनाए और उसके नतीजे में अपने दिफा को इन्विंसिबल बनाए। और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क है जिसके हवाले से यानी एक
पुराना एजेंडा या एक पुरानी दुश्मनी जो है वो वेस्ट की चली आ रही है, क्योंकि इसी रीजन के अंदर जो है वेस्ट ही के जो लेपालक या जो फ्रंटमैन रूलर्स थे, ख़ासतौर पे रज़ा शाह पहलवी की सूरत में, उनको इन्होंने अप्रूव किया था और उसके बाद एक इस्लामी इनकलाब वहाँ पे लाए। और वो इनकलाब जिस अंदाज से भी आपके सामने इस वक्त तक जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मैं समझता हूँ मुश्तरका काजेज़ हैं उनको लेके स्पीयर हेड कर रहा है, तो ये इस वक्त वेस्ट के लिए और यूरोप के लिए, ये तमाम ममालिक के लिए बड़ा सुहाने रूह है। समझता हूँ आपको याद होगा ना कि बीजिंग का रोल बड़ा क्रूशल था इस मामले में, कि जिस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान क्लोज आए लास्ट ईयर, जो कुछ बीजिंग में हुआ उसने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो इसलिए चीन बड़ा पिवटल है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि चीन क्या करने जा रहा होगा। और जाहिर है, हाउ डू यू सी दिस, कि ये सिर्फ कोई आप देखते हैं कि ये एक टैक्टिकल प्रेशर है और टैक्टिकल डोमेन के अंदर जंग हो रही है ग्लोबल प्रेशर के ऊपर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ट्रिगर करेगी और आगे बढ़ेगी? देखिए जी, जिन दो मुल्कों का आपने नाम लिया, खासतौर पे चीन और सऊदी अरब की, जो चीन ने जिस तरीके से सऊदी अरब ईरान की रप्रोचमेंट कराई है वो बड़ा तारीखी है। उससे बढ़कर एक स्टेप फर्दर चीन ने ही जो है वो जो इस वक्त फ़लस्तीन के जो मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उन्हें और वहाँ की जो फतह हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन्हें भी अपने बीजिंग दारुल हुकूमत में बुला के एक, जिसे कहना चाहिए, उनके हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए जो रोल अदा किया है वो भी अपनी जगह। और इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि इस वक्त जो खुद सऊदी अरब इस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हब बना हुआ है, वो यूक्रेन के मसले में जिस तरीके से रूस की और उनकी मसालहतकारी में इन्वॉल्व है, तो ये पोटेंशियल तो इस जगह मौजूद है। और ये, इसको आप टैक्टिकल मूव कह लीजिए या इसको एक उनकी सोची समझी कोई एक पॉलिटिकल डिसीजन कह लीजिए, ये इस रीजन ने अपना पोटेंशियल जो है वो शो कर दिया है। और ख़ासतौर पे चीन, क्योंकि इस वक्त अपनी तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से भी ईरान से तेल ख़रीदने और इस अंदाज़ की चीज़ों में, तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ अस्करी नुक्ता नज़र से सेटल डाउन नहीं होंगी, बल्कि उसके साथ साथ जो आप समझ लीजिए जो इस वक्त इकनॉमिक इंटरेस्ट है, जो ट्रेड इंटरेस्ट है, वो भी एक प्राइम आप कह लीजिए पॉइंट है जिसको तमाम ममालिक जो है वो अपने फ्यूचर जो मामलात है, अभी आप ख़ास तौर पे इस जंग के फैलाव के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो यकीनन एक ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अभी हालिया दौरा मशरक़ वस्ता के मौके पे जिन तीनों डेस्टिनेशन को उन्होंने चेक किया, वहाँ पे इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे उनके इकनॉमिक डील्स और इस नौइयत की चीज़ें हुई हैं, तो खुदा न खास्ता अगर इस जंग का अलाव बहुत ज़्यादा दहक जाता है तो वो तमाम के तमाम MOU जो हैं वो तो भस्म हो जाएंगे। जंग के इम्कानात खासतौर पे क्योंकि अस्करी डोमेन में लड़ाई हो रही है, तो अस्करी एतबार से ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 रोज का वक्त अल्टीमेटम दिया था ईरान को, और 61वें रोज हमने देखा कि बमबारी शुरू हो गई। तो जाहिर है कि एक तरफ सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। इस वक्त हालत जंग में ईरान अस्करी एतबार से पोटेंशियल कितना है कि इसको सस्टेन कर पाए, क्योंकि जाहिर है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर ही मुज़ाकरात होते हैं जहां पे आप ज्यादा गेन कर पाते हैं। पोजीशन ऑफ वीकनेस पे अगर आप चले जाते हैं तो फिर आप उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते जैसे आप करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं जी कि ईरान पर जितने बड़े पैमाने पे पाबंदियां आयद रही हैं इक्तिसादी और अस्करी, उनका जो इंटरनल डिफेंस और ख़ास तौर पे जो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो एट पार तो नहीं कही जा सकती इसराइल के, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने जो भी अपना आर्सेनल जो है वो हवा में भेजा है या इसराइल पर दागा है, उसके हवाले से जो इस वक्त इतलात आ रही हैं ईरानी ज़राए से भी और अदरवाइज़ भी, वो तकरीबन यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 के करीब इनके पास बैलिस्टिक्स मिज़ाइल का जो है और मुख्तलिफ सुपरसोनिक मिज़ाइल जो है उसका एक ज़ख़ीरा, और उसमें ख़ास तौर पे एक बड़ा ही लीथल आप कह लीजिए मिज़ाइल जिसे वो खैबर का नाम देते हैं, उसके हवाले से उन्होंने इसराइल को थ्रेट भी किया है कि अगर आपने अपना जुल्म और ज़्यादती बंद ना की तो हम इस मिज़ाइल को भी इन प्लेस करेंगे। और ये मिज़ाइल दुनिया को बता देगा कि ईरान ने किस नौइयत की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ये डेवलप की है और किस नौइयत की अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो डिटेल इनसाइट्स हैं वो शेयर कर रहे थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इस वक्त जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जा रहे मिजाजी के साथ मज़ाहमाना रविश इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। और इस मज़ाहमाना रविश में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, जो कभी पाकिस्तान तहरीक का एक मफाहमती चेहरा थे, वो भी मज़ाहमत की बात कर रहे हैं और शदीद अंदाज में कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुल्क की सियासत इस वक्त कशीदगी के दहाने पर खड़ी है और ऐसे में वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के लाऊ लश्कर और हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान ने न सिर्फ रियासती इदारों बल्कि अवामी हलकों में भी बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, जो इससे पहले मफामाना रविश इख्तियार किए हुए थे, एहतजाजों और लॉन्ग मार्चेस के दरमियान गायब हो जाते थे और उनके बारे में एक तासुर यह था कि वो रियासती इदारों के साथ इंगेज करते हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, या बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से बात का टास्क दिया गया है। उन्हें उनके रीसेंट टाइम्स में जो बयानात हैं वो खासे बदले बदले हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पे आने का फैसला कर लिया है, जारे मिजाजी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, मफामाना रविश तर्क करके मजामाना रविश पर अमल करने का फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर इस मुतालिक क्या कह रहे हैं और पर्टिकुलरली के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च मुतालिक उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखा। ये शदीद स्टेटमेंट है, हम हथियार लेके आएंगे, और जिस अंदाज में थ्रेट कर रहे हैं, ये रियासती इदारों को थ्रेट है, वफाकी हुकूमत पर विफाक पे चढ़ाई का इंदिया है। इस बारे में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अबूजर सलमान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल माइंड है, तो क्या पीटीआई ने अदालती अहाते से निकल के, अदालती कमरे से निकल के सड़क पे आने का फैसला कर लिया है? यानी पीटीआई अदालत में नहीं बल्कि सड़क पे जंग लड़ेगी? देखें, पहली बात ये कि इस मुल्क में जो अदालती जंग है, मेरे ख़्याल से अब तो वो बराए नाम ही लड़ी जा रही है। जो अदालतें हैं, मेरे ख़्याल से 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब तो वहाँ पे फॉर्मल इंटरफेरेंस है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है। अब वहाँ पे जो अदालतें हैं वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के ताबे हो गई हैं, और एक आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कभी कभी कोई एक्सेप्शन होती है, कोई जज साहब आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट फ़ैसला कर लेते हैं, और जब वो करते हैं तो फिर उनको भी मेरे ख़्याल से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पहले तो इस तरमीम से पहले होता था कि जी जजेस की फैमिली मेम्बर्स को अगवा कर लिया, उनको टॉर्चर कर लिया, उनसे ब्लैकमेल कर लिया, उनको थ्रेट कर लिया। अब तो वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ही जुडिशरी ताबे हो गई है। लेकिन देखिए ना अबूजर सलमान न्याजी साहब, इससे पहले ये रविश खासी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है पीटीआई के लिए। वो 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को अचीव नहीं किया, गेन नहीं किया, बल्कि हर कदम पीछे हटी है। 9 मई के बाद एक मेजर ब्लो था पीटीआई को, और 26 नवंबर के बाद भी जो मेजर हिट है वो पीटीआई को हुआ है। तो क्या इस बार पीटीआई एक और झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? दो चीज़ें, अब इस दोनों को बारी बारी एड्रेस करूँगा। देखें, जारहाना सियासत है वो हमारा राइट है। कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। हमें एग्रेसिव अगर पॉलिटिक्स हमने करनी है, और सीखी भी यही है, खान साहब खुद एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, अगर हम करेंगे ये हमारा हक है, हमसे ये किसी का बाप नहीं छीन सकता, और हम करेंगे। जहाँ तक 9 मई की बात है, देखें, ये 9 मई का तमाशा तो मेरे ख्याल से 8 फरवरी को एक्सपोज हो गया था। इस मुल्क की आवाम ने उसको रिजेक्ट किया था और बताया था, प्रूव किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9 मई के नाम पे तमाशा लगा, एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके लोगों को तोड़ा गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनको माफ़ कर दिया गया कि वो तो शायद गए ही नहीं जिन्ना हाउस के आसपास। तो इस वजह से 9 मई में तो हमें इंसाफ नज़र नहीं आया, हमें मुनाफकत नज़र आई, हमें जस्टिस सिस्टम यरगमाल नज़र आया। फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस जिस तरह चले, इन कैमरा कोर्ट्स चले, कोई एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस नहीं था, कोई सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं थी, कोई वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंसाफ का कत्ल हुआ। वहाँ पे पूरी दुनिया कहती है, इस मुल्क में हर बंदा जो आइन पर यकीन रखता है वो भी कहता है। फिर 26 नवंबर को क्या हुआ? हम निहत्ते थे, हम सिर्फ एहतजाज करना चाहते थे, हम किसी नो गो एरिया में नहीं जाना चाहते थे। नहीं, इट सीम्स एज इफ पीटीआई इटसेल्फ इज कंफ्यूज्ड कि आपने एंगेज करना है, बात करनी है, या फिर जंग लड़नी है। और जाहिर है ऐसे में जो जंग है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे लड़ी जाती है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीमी सतह पे को बहुत मौसर रोल प्ले कर रही है, लोगों में जा रही है, अवाम के साथ राब्ता है, ना ही पंजाब से कोई लीडरशिप शो अप कर रही है, लोगों को मोबिलाइज कर रही है। सिर्फ केपी से हम देखते हैं कि एक एहतजाजी तहरीक उठती है, एहतजाजी तहरीक नुमा कुछ रैला होता है जो फिजल आउट हो जाता है इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। तो तैयारी कैसी है फिर, और कौन करे, लीड कौन कर रहा होगा? देखें, सबसे पहली बात, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ आपको, ऐसा बयानिया, ऐसी स्टेटमेंट देना
जो खान साहब की स्टेटमेंट या बयानी से इज इन कॉन्फ्लिक्ट है तो वो हम में से नहीं है कि आप इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करें, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर करें, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर करें, आप इस मुल्क के पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर करें, आप पुलिस के काम में इंटरफेयर करें, एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करें। आप जब तक आपकी इंटरफेरेंस रहेगी तो इस मुल्क में सियासी कैदी इस तरह रहेंगे। उसके बाद हम इनसे लड़ लेंगे, इनसे निपट लेंगे, इनको देख लेंगे, इनकी क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, इनकी क्या औकात है, इस अवाम की नज़रों में जीरो वैल्यू है इनकी। हम इनसे इलेक्शन में देख लेंगे, इनको मात देंगे, इनको चित कर देंगे। अबूजर सलमान साहब, रिसेंटली बानी पीटीआई ने यह स्टेटमेंट दिया कि पैटर्न चीफ वो हैं, तहरीक का ऐलान वो खुद करेंगे। अब कोशिश ये होती हुई नजर आई कि जैसे अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि बानी पीटीआई खुद फैसला ले रहे हैं, वो खुद खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा लीडरशिप के ऊपर बदएतमादी है ना। और जाहिर है लीडरशिप खुद भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, वो केपी और पंजाब की लीडरशिप हो, वो सेंट्रल लीडरशिप हो, वो लीगल माइंड्स हो और पॉलिटिकल माइंड्स हो, उनके दरमियान एक डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले तो पीटीआई को ये ओवरकम करना है, उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि वफाक को धमकी दे सके या हुकूमत को चैलेंज कर सके। नहीं, देखें, अदम एतमाद की बात नहीं है ये। बात तो मेरे ख्याल से कोई इस पे दूसरा सवाल बनता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ही डिफैक्टो चेयरमैन है। गौहर साहब जो है वो चेयरमैन है, जो आप कह सकते हैं इंटरिम, आप कह सकते हैं एक्टिंग या केयर टेकर चेयरमैन है। असली चेयरमैन, फाउंडिंग फादर, जो भी नाम देते हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब हैं। तो वो पैटर्न चीफ भी हैं, उनकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों की क्या औकात है, हम लोगों को एक वोट भी ना दे। इस मुल्क के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, वो भी पीटीआई में आके इलेक्शन जीत सकते हैं। अदरवाइज उनकी भी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी या पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, ख़त्म हो गया उन लोगों का। इस वजह से इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं है तो पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, ना उसके मेंबर्स का कोई वजूद है। बेशक वो एमएनए हो, एमपी हो, टिकट होल्डर हो, कोर कमेटी का मेंबर हो, पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हो। लास्टली अबूजर सलमान न्याजी साहब, एक इल्जाम पीटीआई की अपनी लीगल टीम के ऊपर भी है कि लीगल टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, लीगल टीम कोई मौसर स्ट्रैटेजी नहीं बना सकी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, जो ना सिर्फ ये कि एनालिस्ट साइड के ऊपर है बल्कि आपकी अपनी पॉलिटिकल साइड से भी है, और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की रिलीज के लिए लीगल टीम के पास अभी क्या ऑप्शन मौजूद है या ओवरऑल ऑप्शन इस वक्त क्या है जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखें, इल्ज़ाम कौन लगाता है? पहला सवाल तो ये है, इल्ज़ाम वही लोग लगा रहे होते हैं ज़्यादातर जो वैसे ही बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये पार्टी के अंदर लड़ाई कराने का, कंटेंशंस रेज़ करने का, डिस्प्यूट रेज़ करने का तरीका होता है कि लीगल टीम अच्छा काम नहीं करी, ये अच्छा नहीं कर, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। देखें, 26वीं आईनी तरमीम से पहले आप देखें अदालतों ने क्या फ़ैसले किए। कम से कम 50 से 60% आपको अदालतें इंडिपेंडेंट लगती थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब तो तकरीबन मेरे ख्याल से 5% शायद इंडिपेंडेंट हो अदालत। वो भी कोई जज अगर उसका ज़मीर जाग जाए तो फ़ैसला कर दे, अदरवाइज़ तो हमने हाथ जोड़ लिए। एज ए लॉयर मेरे लिए शर्म का मकाम है ये बात कहते हुए, लेकिन ये रियलिटी बन चुकी है कि अदालत के आगे दरवाजे हमारे लिए बंद हैं इस वक्त तरमीम होने के बाद। सो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जज मूड में नहीं है इंसाफ करने के, तो वकील क्या कर ले? वकील जो मर्जी कहे, फैसला तो वही होना है जो उन्होंने करना है। लेकिन आगे अब इंसाफ का दरवाज़ा बंद है, उसको ताला लगा हुआ है, ना मेरे पास चाबी है, चाबी किसी और के पास है। मैं जो मर्जी बोलता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो मैं क्या कर लूँगा? सो वकीलों की, लीगल टीम की कोई कोताही नहीं है, ना नालायकी है या कमी है उनकी तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान न्याजी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अबूजर सलमान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी मुतालिक चेयरमैन एफबीआर ने सेनेट को ब्रीफिंग दी है। बड़े ही तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, जो आदाद शुमार है वो बहुत अलार्मिंग है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत बजट 2025-26 पेश कर चुकी। अब हुकूमत को इस बजट मंजूरी के लिए ना सिर्फ अपने बल्कि इत्तेहादियों के भी भरपूर नंबर्स और हिमायत हासिल करना बहुत जरूरी है। वफाकी हुकूमत के दिए गए इस बजट में जो जाहिर है डेफिसिट का बजट है, खसारे का बजट है, रेवेन्यू टारगेट्स को सेट करना, जीडीपी ग्रोथ जो 4% से ऊपर का टारगेट सेट किया गया है उसको अचीव करने के लिए आउट परफॉर्म करना इंतहाई नागुज़ीर दिखाई देता है। दो सेक्टर्स जो अभी तक आउट परफॉर्म नहीं कर सके, इवन परफॉर्म नहीं कर सके, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करते रहे। अगर इन दो सेक्टर्स के ऊपर फोकस ना रहा, एम्फेसिस ना रहा, तो रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स बचता है और वो टैक्स रेवेन्यू है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका बोझ आम आदमी के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा है। सैलरीड क्लास टैक्स के बोझ तले दबी भी है और अशराफिया जो आईएमएफ चाहता है कि टैक्स दे, टैक्स नेट के अंदर आए और उनसे टैक्स कलेक्ट करके ना सिर्फ डेट सर्विसिंग की जाए बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन लाया जा सके, वो टैक्स फ्रॉड के लिए, टैक्स को इवेजन के लिए नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। चेयरमैन एफबीआर की जानिब से सेनेट में पेश किए गए आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 6,70,000 लोग टैक्स दे रहे हैं और 1200 अरब का टैक्स फ्रॉड गुज़श्ता साल सामने आया है। ये नंबर्स इंतहाई अलार्मिंग है और एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त एफबीआर ताजरों के गिर्द घेरा तंग करने की ठान चुका है, वो ताजर जो टैक्स फ्रॉड करते हैं ना सिर्फ उनको गिरफ्तार करने बल्कि 10 साल कैद की सजा देने की तजवीज भी सामने आ रही है। और आज इस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया और एफबीआर की जानिब से इस इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी गई। देखा यह गया है हालिया सालों में कोशिश ये होती है कि जो रिटेल सेक्टर है, जो ताजर है, छोटा ताजर है, उसको टैक्स नेट में लाया जाए, उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन हुकूमतों को हमेशा अपने पॉलिटिकल कैपिटल को लूज करने की पड़ी हुई होती है। जाहिर है ये हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करे, लेकिन यहां पर खुद पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, ना सिर्फ अशराफिया के अगेंस्ट बल्कि होलसेलर और रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। और वो लोग जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं उनको, उनके लिए जो सजाएं तजवीज की जा रही हैं, जो मैकेनिज्म सामने आ रहा है, उसको इंप्लीमेंट भी कराना पड़ेगा ताकि इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके और मुल्क की इकोनॉमी को संभाला भी मिल सके। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है पर्टिकुलरली वो हिट होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पे ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। ऑयल प्राइसेस इस वक्त पाकिस्तान में कितना अफेक्ट हो रही हैं और आने वाले दिनों में क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पर लग गया है और हाल ही में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला इस बात की गमाजी करता है कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट के अंदर जो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका सीरियस इंपैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर आ रहा है। और ना सिर्फ ये कि अब पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, बल्कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 258 और हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 से तजावुज कर चुकी है। और मामला अभी यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टैंड ऑफ अगर जारी रहता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ग्लोबल मार्केट में बढ़ेंगी और इसका इंपैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में भी आएगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आने वाले दिनों में भी पर लग सकते हैं, ऊपर जा सकती हैं। और जाहिर है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हर डोमेन के अंदर आता है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, वो पेरिशेबल आइटम्स का सेक्टर हो, अल्टीमेटली गरीब आदमी पिसता है, गरीब आदमी सफर करता है। आई एम श्योर कि ये जो स्टैंड ऑफ है जो इस वक्त ईरान इजराइल के माबैन है वो जल्द थमेगा, मामला डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे और इकोनॉमिक इंपैक्ट जो बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है, वो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो हिट कर सकता है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज को, उसके चांसेस कुछ कम होंगे। आई एम श्योर कि मामला अमन की तरफ, पीस की तरफ बढ़ेंगे और इकोनॉमिक पीस भी आएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।